अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है दानिश आलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑटो डायरेक्ट। दोस्तों, कॉमर्स और मैनेजमेंट साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज इस चैनल पर डिस्कस किए जाते हैं। इस हवाले से पहले दो मेरी वीडियो जिनमें मैंने अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस किए थे और जिनका लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और ये सिलसिले की तीसरी वीडियो है जिसमें मैं मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यूज 25 इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू डिस्कस करूँगा और मुस्तकबिल में मार्केटिंग और रिसर्च, स्टैट्स और डिफरेंट मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उस हवाले से भी एमसीक्यूज जो हैं सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किए जाएंगे। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है और काइंड रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में मज़ीद जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा वो आपसे मिस ना हो सकें और आपकी तैयारी इफ़ेक्टिव तरीके से हो सके। तो पहले एमसीक्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला एमसीक्यूज़ है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज़ अ डैश स्किल। नंबर ए ऑप्शन है डायग्नोस्टिक स्किल, नंबर बी ऑप्शन है इंटरपर्सनल स्किल, नंबर सी ऑप्शन है इंफॉर्मेशनल स्किल एंड नंबर डी ऑप्शन है कंसेप्चुअल स्किल। पहले हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं चार उनको डिस्कस करेंगे और आखिर में जिसका जो राइट ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊंगा। एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, या इसको हम यूँ पढ़ सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ डैश स्किल। इन शॉर्ट ये कि कम्युनिकेशन मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, कि अपनी बात को, अपने ख्याल को, अपनी थॉट्स को दूसरों तक पहुँचाना, ये जो है कम्युनिकेशन कहलाता है। तो अगर किसी में ये सलाहियत है कि वो अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा सकता है तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन भी कहते हैं। तो ये कौन सी स्किल है? पहला ऑप्शन है डायग्नोस्टिक स्किल। दोस्तों, डायग्नोस्टिक स्किल्स मोर कंसर्न विद डायग्नोज अ सिचुएशन। डायग्नोस्टिक स्किल्स मतलब ये कि किसी भी सिचुएशन को डायग्नोज करना और उसकी बेसिस पे जो है एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग करना। दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स बेसिकली जो पर्सनली कंसर्न करती हैं किसी भी इंडिविजुअल के साथ, कि वो कम्युनिकेट कैसे कर सकता है, वो दूसरों की बात को अंडरस्टैंड कैसे करता है, वो दूसरों को मोटिवेट कर सकता है नहीं कर सकता है, तो उसमें सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सी जो है ऑप्शन है इंफॉर्मेशनल स्किल। इंफॉर्मेशनल स्किल्स एज सच तो कुछ नहीं होती, इंफॉर्मेशनल रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि स्पोक्स पर्सन का काम होता है, डिसमिनेटर का काम होता है या मॉनिटर का काम होता है, वो इसमें आ जाता है। तो सी ऑप्शन इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। तो इसका मतलब हमारे पास ए, बी और डी ऑप्शन है। अब कंसेप्चुअल स्किल्स बेसिकली वो होती हैं कि किसी भी बंदे की एबिलिटी, किसी भी मैनेजर की एबिलिटी कि वो उसका उस चीज़ के बाद थ्योरेटिकल नॉलेज कितना है, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज। तो ये कंसेप्चुअल स्किल्स होती है। तो बेसिकली कम्युनिकेट करना इफेक्टिवली या कम्युनिकेशन इफेक्टिवली इज़ अ इंटरपर्सनल स्किल, not a diagnostic skill, not a informational skill and not a conceptual skill, because it is the personal skill and it is the skill कि जो कि ये डायरेक्ट करती है कि वो कितना अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है दूसरों के साथ। इसको हम लोग इंटरपर्सनल स्किल कहते हैं। दूसरा एमसीक्यू, फर्स्ट लाइन मैनेजर रिलाई हैवली ऑन टेक्निकल एंड डैश स्किल्स। दोस्तों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के तीन लेवल होते हैं, टॉप मैनेजर्स, आपके मिडिल मैनेजर्स और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। दोस्तों, टॉप मैनेजर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके जो की मैनेजमेंट होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इसके साथ साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और मिडिल मैनेजर में आपके डिपार्टमेंट हेड आ जाते हैं, और इसके साथ साथ आपके ऑपरेशंस मैनेजर जिनके टाइटल हो जाती हैं, या मार्केटिंग मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर वगैरह वगैरह, और फर्स्ट लाइन मैनेजर जो जिनका जो आपका फ्रंट ऑफिस मैनेजर जिनमें आ जाते हैं आपके, और उसके साथ साथ जिनका डायरेक्ट इंटरेक्शन एम्प्लॉयज़ के साथ होता है। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर क्योंकि इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन एम्प्लॉयज़ के साथ होता है और ऑपरेशंस के साथ डायरेक्टली होता है, तो इनमें एक तो टेक्निकल स्किल लाजमी है कि टेक्निकली इनको चीज़ों का पता होना चाहिए, और इसके साथ साथ और कौन सी स्किल होनी चाहिए। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहली है डायग्नोस्टिक स्किल, जैसे कि मैंने डिस्कस कर लिया
कि डायग्नोसिस स्किल्स इट इज़ कंसर्न विद अस टू डायग्नोज अ सिचुएशन एंड टेकिंग द एप्रोप्रिएट डिसीजन। इंटरपर्सनल स्किल के इट इज़ रिलेटेड विद कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन एंड इंफॉर्मेशनल स्किल कोई नहीं होती, इंफॉर्मेशनल रोल होता है। तो सी ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद कंसेप्चुअल स्किल किया वो बेसिकली कि इट इज़ अबाउट द थ्योरेटिकल नॉलेज, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज ऑफ समथिंग रादर देन प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों कि फर्स्ट लाइन मैनेजर रिलाई अर्ली ऑन टेक्निकल एज वेल एज ऑन इंटरपर्सनल स्किल, यानी बी ऑप्शन इसका जो राइट ऑप्शन है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर के पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ साथ इंटरपर्सनल नॉलेज स्किल्स होनी चाहिए कि जिस बेस पे वो जो है उसके ऊपर इसकी ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। किसी एमसीक्यू की जाने देते हैं दोस्तों कि मैनेजर्स एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट कार्ल डैश, कि मैनेजर की एबिलिटी कि उसमें अगर ये काबिलियत हो कि वो चीज़ों का थ्योरेटिकल नॉलेज रखे कि थ्योरी इसके पीछे क्या है किसी भी काम के होने के पीछे, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्या वो डायग्नोस्टिक स्किल्स होगी। डायग्नोस्टिक स्किल्स मैंने बताया था कि ये वो स्किल होती है कि मतलब किसी भी सिचुएशन को डायग्नोज करना और उसकी बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना। पॉलिटिकल स्किल्स के चीज़ों को अफाम और तफहीम के साथ लेकर चलना। और एनालिटिकल स्किल्स के ये कंसर्न करती है ऑप्शन सी जो है वो एनालिटिकल स्किल्स, यानी कि इसका जो ताल्लुक है वो लॉजिकल रीजनिंग के साथ कि किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करना। और डी ऑप्शन हमारा कंसेप्चुअल स्किल्स, और कंसेप्चुअल स्किल्स बेसिकली के ability to think in abstract rather than concrete basis। ठीक है, किसी भी चीज़ को का कंसेप्चुअल नॉलेज होना। तो इसका जो ऑप्शन MCQ3 है इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कंसेप्चुअल स्किल इसकी होनी चाहिए। इसको हम लोग यानी कि इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि एबिलिटी मैनेजर्स एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल स्किल। फोर्थ MCQ हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर ह्यूमन, फाइनेंशियल, डैश एंड इंफॉर्मेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो हैं वो बेसिकली 4 टाइप के रिसोर्सेज होती हैं जो मेन हेड है। उसमें आपके ह्यूमन रिसोर्सेज आ गए, पीपल वगैरह आपके ऑर्गेनाइजेशन के, आपके एम्प्लॉइज़ वगैरह। फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ गया आपका कैपिटल फंड वगैरह अपनी एक्टिविटीज़ को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए। इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज डेटा वगैरह, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हर चीज़ के बारे में, प्रोसीजर्स वगैरह ये सारी चीज़ें। और आपके डैश रिसोर्सेज, तो इसमें जो 4 ऑप्शन है, ए का ऑप्शन टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, बी ऑप्शन है आपका टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल, और सी ऑप्शन आपका फिजिकल रिसोर्सेज, एंड डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, यानी ए एंड सी। तो इसका टेक्नोलॉजिकल जो है वो रिसोर्स बिल्कुल है, लेकिन ये मैन हेड नहीं हो सकता। इसके साथ साथ टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, दीज आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट नॉट द मैन हेड। फिजिकल, सी जो है फिजिकल रिसोर्सेज, और यही इसका जो है वो सही आंसर है कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वो ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं और इंफॉर्मेशनल हो सकते हैं। बाकी ये सारी चीज़ें इसके सब हेडिंग में तो आ सकती हैं लेकिन मेन हेडिंग में नहीं आ सकती। और डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि डी ऑप्शन में सी तो है लेकिन ए जो है इसका ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 5 MCQ है मैनेजिंग पीपल इज कॉल्ड डैश। अब मैनेजिंग पीपल के इज कॉल्ड डैश। मैनेजिंग पीपल मीन कि लोगों को मैनेज करना, लोगों से काम लेना, एम्प्लॉयज़ से काम लेना, उनकी एबिलिटीज़, उनकी सलाहियत के मुताबिक, दिस इज कॉल्ड डैश। तो इसका ऑप्शन ए है हमारे पास मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है मोटिवेशन, ऑप्शन सी है लीडिंग एंड ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट बेसिकली दोस्तों एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। मैनेजिंग पीपल इज़ अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट बट नॉट एज अ होल मैनेजमेंट। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। मोटिवेशन बेसिकली एक इंटरपर्सनल स्किल है और जिसके ज़रिए से हम लोग इंकरेज करते हैं पीपल को, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब सी और डी में से पहले हम लोग डी ऑप्शन की जानब करते हैं। डी है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स के ग्रुपिंग करना है एक्टिविटीज़ को, ऑर्गेनाइज करना है एक्टिविटीज़ को ताकि काम इफेक्टिवली आगे चल सके। और लीडिंग है बेसिकली कि मोटिवेट करना, लोगों को साथ लेके चलना कॉमन गोल के लिए, दिस इज कॉल्ड लीडिंग। तो मैनेजिंग पीपल, इसकी अगर आपको ये कहा जाए कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि मैनेजिंग पीपल इज कॉल्ड लीडिंग।
मैनेजिंग पीपल इज कॉल्ड लीडिंग। तो अगर आपको ये कहा जाए कि लीडिंग शॉर्ट फॉर्म मतलब अगर 2 वर्ड में आप बताएं तो क्या होगा, इट इज बेसिकली कॉल्ड मैनेजिंग पीपल इज कॉल्ड लीडिंग। एमसीक्यू 6 की जानी क्वेश्चन 6 की जानी पड़ती हैं दोस्तों। द स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड आर कंसर्न विद डैश ए प्रोसेस डिजाइन, बी इन्वेंटरी, सी रीऑर्डरिंग लेवल एंड डी ऑपरेशंस। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दोस्तों, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, ये बात तो ठीक है कि इनका ये लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, ये शॉर्ट टर्म बेसिस पे नहीं होते। यानी डिसीजन 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन जो कि 1 साल से कम अर्से के लिए होते हैं और ये बेसिकली बनाए जाते हैं आपके टैक्टिकल डिसीजंस को, टैक्टिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। और टैक्टिकल गोल्स कौन से होते हैं? मिड टर्म गोल्स होते हैं जो 1 से 3 साल के दरमियान में होते हैं और 3 साल या 5 साल के दरमियान होते हैं, 1 से 3 साल के दरमियान होते हैं। और 3 साल से जो ऊपर के जो गोल्स होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? लॉन्ग टर्म गोल्स आ जाते हैं। और उन गोल्स को अचीव करने के लिए आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बनाए जाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट होती है वो बनाती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन वो लेती है और वो पहले इसके लिए स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाती है। स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं। तो ये बेसिकली लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं और ये कंसर्न करते हैं किसी के साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। और इनका जो दायरा कार होता है, यानी ये अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो उसमें आपको 4 नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं कि प्रोसेस डिज़ाइन बेसिकली कि आपकी फैसिलिटी प्लानिंग, ठीक है, आप फैसिलिटी प्लानिंग आपकी आ गई कि प्लांट की आप इंस्टॉलेशन आप करेंगे, ठीक है। इस तरह के डिसीजन, आपकी स्ट्रक्चर प्लानिंग आ गई कि पूरा एक स्ट्रक्चर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन का बनाना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रोसेस डिज़ाइन में आ जाती है। इन्वेंट्री आपको पता है कि स्टॉक से रिलेटेड है और उसके साथ रीऑर्डरिंग लेवल जो है वो आपका ये भी स्टॉक से ही रिलेटेड है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड ये चीज़ है। और ऑपरेशंस डी जो है वो आपके ऑपरेशन आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी, सी और डी ये इसके राइट ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि ये जो है या तो इनका कंसर्न जो है वो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग के साथ होगा या शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के साथ होगा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है यानी कि प्रोसेस डिज़ाइन। और प्रोसेस डिज़ाइन इसलिए है क्योंकि जब आपकी प्लांट की इंस्टॉलमेंट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर की इंस्टॉलमेंट्स या स्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब आप बात करते हैं या प्लांट की एक शहर से दूसरे शहर मूवमेंट या फैसिलिटी प्लानिंग की आप बात करते हैं तो वो जो है वो आपका कोई 1 साल का काम नहीं हो सकता, वो आपके 2 साल का काम नहीं हो सकता, वो आपके 5 साल 10 साल पर मबनी जो है प्लान हो सकते हैं और वो जो है वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो जाते हैं। तो हमारा एमसीक्यू से था कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर लॉन्ग टर्म इन नेचर एंड आर कंसर्न विद प्रोसेस डिजाइन। साथ में एमसीक्यू की जानी बढ़ते हैं दोस्तों। द टेक्निकल डिसीजन इज टेकन बाय एन ऑपरेशन मैनेजर इज फॉलोड बाय। अभी हमने बात की कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन बेसिकली स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने के लिए लिए जाते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजन का जो कंसर्न होता है वो किसके साथ होता है? वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ होता है। उसके बाद अब जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का जो मतलब उसकी बेस पे आपके मिड टर्म लेवल पे आपके गोल्स जो हैं आपके सेट किए जाते हैं ताकि आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स जो है वो अचीव हो सकें। तो उसके लिए आपको उनको कहते हैं टेक्टिकल गोल्स और जिनका कंसर्न होता है आपकी मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ। और मिडल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट में आपके मतलब जो टाइटल होते हैं वो ऑपरेशन मैनेजर आ जाता है, मार्केटिंग मैनेजर आ जाता है, आपके फाइनेंस मैनेजर हो जाते हैं जो कि जो टॉप लेवल के जो उन्होंने टारगेट सेट किए होते हैं उनको अचीव करने में आपके मदद फराहम करते हैं। तो मिडल लेवल पे जो भी गोल सेटिंग होगी वो टेक्निकल गोल्स होंगे और उन गोल्स को अचीव करने की डिसीजन मेकिंग की जाएगी वो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग होगी। तो उनको मतलब जो अचीव करने के लिए जो दायरा कार होगा वो क्या होगा उसमें ये बात कर रहा है। इसमें जो ऑप्शन ए है वो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन, ऑप्शन बी है ऑपरेशनल डिसीजन, ऑप्शन सी है एवेल्युएशन डिसीजन और ऑप्शन डी है एक्शन डिसीजन। दोस्तों स्ट्रेटेजिक डिसीजन जैसे मैंने पहले बात की कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है इनका ताल्लुक जो है वो स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ होता है और ये टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के साथ होता है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर की बात की है तो ऑपरेशन मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट।
और टेक्निकल डिसीजन जो है हम उसमें बात की है तो उसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन के साथ उसका ताल्लुक हो ही नहीं सकता। ऑपरेशनल डिसीजन जो है वो ही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि जो आपके टेक्निकल डिसीजन है, जो मिड लेवल पे डिसीजन होते हैं, मिड टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, जिनका ड्यूरेशन जो है वो जो मिडिल लेवल पे होता है, ना ही बहुत ज़्यादा होता है ना ही बहुत कम होता है, बल्कि दरमियान में स्टैंड करते हैं। तो ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो मिडिल मैनेजमेंट जो है वो सेट करती है। तो इनको अचीव करने के लिए जो होते हैं वो ऑपरेशनल डिसीजन होते हैं। और एवेल्यूएशन डिसीजन जो है वो तकरीबन तमाम लेवल ऑफ द मैनेजमेंट पे ये आ जाती है आपकी, कि आपका टॉप लेवल मैनेजर एवेल्यूएट भी करता है, इसके साथ साथ आपका मिडिल लेवल मैनेजर भी आपका एवेल्यूएट करता है और फर्स्ट लाइन मैनेजर भी करता है। तो ये तो इसका राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्शन डिसीजन इज मोर कंसर्न विद फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो जो आपकी जूनियर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट होती है उनका ताल्लुक जो है वो एक्शन बेस्ड डिसीजन के साथ होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑपरेशनल डिसीजन। The tactical decision is taken by an operation manager। तो इसका ताल्लुक जो है वो टेक्निकल डिसीजन मेकिंग का ऑपरेशन मैनेजर के साथ होता है और इस फॉलोड बाय ऑपरेशन डिसीजन। और उनका जो रिजल्ट निकलता है वो ऑपरेशंस की फॉर्म में लगता है, कि ऑपरेशन के बारे में वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि हम अपने ऑपरेशन को किस तरह से मज़ीद इफेक्टिव बनाएं, ताकि हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो है उनकी बेसिस पे जो हमने लिए हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजिक गोल्स पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो लिए हैं वो फुलफिल हो सके। एमसीक्यू एट को क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एफिशिएंसी मींस डैश। ए ऑप्शन है मेकिंग द राइट डिसीजन, बी ऑप्शन है डूइंग द थिंग्स राइट एट राइट टाइम, सी ऑप्शन है यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली, डी ऑप्शन इंक्रीज इन आउटपुट। दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो अक्सर टेस्ट में रिपीट होता है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अगर किसी जॉब के लिए टेस्ट हो, या प्रोवेंशन मैनेजमेंट सर्विसेज में कोई टेस्ट हो, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, या आप किसी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में एडमिशन के लिए जाएं, या आप वहाँ पे टीचिंग के हवाले से जाएं कि जॉब आप वहाँ पे लेना चाह रहे हैं लेक्चरशिप के लिए, तो ये जो एमसीक्यू है अक्सर वहाँ पे रिपीट होता है। तो एफिशिएंसी मीन्स, एफिशिएंसी का क्या मतलब है? अच्छा, इसमें दो चीज़ें, एक होती है एफिशिएंसी और एक होती है इफेक्टिवनेस, तो वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहले ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि मेकिंग द राइट डिसीजन। मेकिंग द राइट डिसीजन ऑप्शन ए है, और डूइंग द थिंग्स राइट एट द राइट टाइम। ऑप्शन ए और बी जो है इनका ताल्लुक जो है वो इफेक्टिवनेस के साथ है, इनका ताल्लुक एफिशिएंसी का नहीं हो सकता। अगर आपको ये कहा है कि व्हाट इज इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि डूइंग द थिंग्स राइट एट द राइट टाइम। तो ऑप्शन ए और बी जो है ये तो इसका जो राइट आंसर है वो नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखते हैं, इंक्रीज इन आउटपुट। इंक्रीज इन आउटपुट ये इसका आउटकम वो हो सकता है एफिशिएंसी का और इफेक्टिवनेस का, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए और बी जो है इसका कंसर्न जो है वो इफेक्टिवनेस के साथ है, कि डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, ये क्या है, इफेक्टिवनेस। और इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है, ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का क्या है, आउटकम है। तो ऑप्शन बी भी नहीं सही, ऑप्शन ए भी नहीं सही और ऑप्शन बी भी नहीं सही। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि यूजिंग रिसोर्सेज वाइसली एंड कॉस्ट इफेक्टिव, यानी रिसोर्सेज को अक्लमंदाना तरीके से इस्तेमाल करना और उनकी कम से कम कॉस्ट आना, इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। क्वेश्चन 9 की जाने बढ़ते हैं। मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड डैश। दोस्तों ये मैनेजमेंट के 4 बेसिक फंक्शन हैं, और जो कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन भी कवर करती है, कि इसमें आ जाता है आपका प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड डैश। प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग यही है कि डिटरमाइनिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि आपने सबसे पहले आप गोल सेटिंग करते हैं, उसके ऊपर आप देखते हैं कि अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं और बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है, तो ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग आएगी। ऑर्गेनाइजिंग में ये है कि आप ग्रुपिंग करते हैं एक्टिविटीज़ को। लीडिंग में ये है कि आप मैनेज करते हैं पीपल को, मैनेजिंग पीपल, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। और चौथा क्या होता है, तो चौथा अब इसमें हमारे पास है कि ए ऑप्शन है मोटिवेटिंग। नहीं, मोटिवेटिंग तो लीडिंग में आ जाता है, मोटिवेटिंग पीपल, ठीक है, तो ये लीडिंग का हिस्सा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग में आपका आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, और लीडिंग में भी आ जाता है कि ये मोटिवेटिंग और डायरेक्टिंग ये दोनों लीडिंग में आ जाते हैं, और डायरेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग के हिस्से को कवर करता है। इफेक्टिवली हैंडलिंग ये एक अलग चीज़ है, तो ऑप्शन सी भी सही है, डी कंट्रोलिंग।
कंट्रोलिंग जो है वो इसका राइट आंसर है कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। कि जो आपने यहाँ पे गोल सेटिंग की प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में, और आपने एक रास्ता आपने मुंतखब किया, उस बेस पे आपने एक्टिविटीज़ की मैनेजमेंट की, यानी ऑर्गेनाइजिंग की। लीडिंग मीन्स कि आपने लोगों को मैनेज किया, उनको डायरेक्ट किया कॉमन गोल की तरफ। और जब आपने वो सब चीज़ें कर ली तो आपने कंट्रोलिंग भी करनी होगी। कंट्रोलिंग की बेसिस पे आप ये देखेंगे कि जो हमें यहाँ पे गोल सेटिंग की है प्लानिंग डिसीजन मेकिंग, कि हम उसके अकॉर्डिंगली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो वो आ जाएगा कंट्रोलिंग। 10वें एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं दोस्तों। सेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड डिसाइडिंग हाउ बेस्ट टू अचीव देम कॉल्ड। के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करना और डिसाइड करना कि हाउ बेस्ट टू अचीव देम, जो हम कैसे बेस्ट तरीके से हम इनको अचीव कर सकते हैं, इस कॉल डैश। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो उसमें अब ये है कि ऑप्शन ए हमारे पास है कि डिसीजन मेकिंग, इसको हम डिसीजन मेकिंग कहेंगे। नहीं, डिसीजन मेकिंग तो ये है कि यू हैव सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स, कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आप उनमें से डिसाइड करते हैं कि एक बेस्ट ऑप्शन, आप अवेल्युएट करते हैं उन तमाम ऑप्शंस को और आप डिसाइड करते हैं कि बेस्ट ऑप्शन ये है। दिस इज नोन एज डिसीजन मेकिंग। तो ये तो नहीं हो सकता। कंट्रोलिंग जैसे हमने बात की कि आपने प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, लीडिंग भी कर ली, और उसके बाद आप कंट्रोल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो चीज़ें आपकी जो गोल सेटिंग है उसके मुताबिक जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मैनेजमेंट तो ओवरऑल डेफिनेशन है इन सब की, जिसमें प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, सब चीज़ें आ जाती हैं। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन है प्लानिंग, तो ये हमारा जो है इसका राइट ऑप्शन है, और यही है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की सेटिंग और डिसाइड करना कि वो कैसे बेस्ट तरीके से हम अचीव करना चाहिए, ये क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। 11वां हमारा एमसीक्यू है दोस्तों, टू की पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस आर। अब मैनेजमेंट प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? मैनेजमेंट प्रोसेस में आपकी चार चीज़ें आ जाती हैं: प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग। या इसको हम इस तरह से कहते हैं, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग पहले पे आ गया, दूसरे पे आ गया आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरे पे आ गया आपका लीडिंग, और चौथे पे आ गया आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो अब उनमें दो इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं? अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसकी एक डायरेक्शन सेट करते हैं। अगर डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो काम ठीक नहीं होगा। तो हमारे पास चार ऑप्शन है कि ए है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बी है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, सी है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, और डी है ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। कि ये जो फेज़ होता है कि यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप गोल सेटिंग करते हैं, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, आप उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन का इंतखाब करते हैं, और उस बेस पे फिर आगे आप जाके आप क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लीडिंग करते हैं, और फिर कंट्रोलिंग करते हैं। तो बाकी जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन टू मेन पार्ट, की पार्ट्स हमने बात की है, की पार्ट्स की हमने यहाँ पे बात की है, की पार्ट्स की। तो उसमें की पार्ट्स हैं प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, जो है इसके इंपॉर्टेंट की पार्ट्स हैं। 12 12 जो एमसीक्यूज है वो ये है कि ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज इन अ लॉजिकल फैशन कॉल डैश। अभी हमने बात की थी कि सबसे पहले आप गोल सेटिंग करते हैं, जिस उसके ऊपर आप मतलब डिसाइड करते हैं कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, और उसके बाद आप क्या करते हैं कि एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हैं ताकि आपका काम इफेक्टिव तरीके से हो सके, और उसके बाद आप लीडिंग करते हैं, उसके बाद आप कंट्रोलिंग करते हैं। तो लीडिंग तो मैनेजिंग पीपल है, ठीक है, ये हमने पहले बात कर ली। कंट्रोलिंग जो है वो अलग चीज़ है, कि कंट्रोल करना कि आपके गोल्स के मुताबिक वो चीज़ जा रही है या नहीं जा रही है। और एफिशिएंसी हमने बताया था कि हमने इसको पढ़ा भी था कि यूजिंग रिसोर्सेज वाइसली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली, तो ये भी वो चीज़ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, यानी ऑर्गेनाइजिंग। कि ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ को ग्रुप करना और रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करना लॉजिकल फैशन में, एक लॉजिक बेसिस पे, ताकि आपका एक्टिवनेस हो सके काम में, आपकी चीज़ों में एफिशिएंसी आ जाए, कि आपके रिसोर्सेज ज़ाया ना हो सकें, वो क्या कहलाती है, ऑर्गेनाइजिंग कहलाती है। ये ऑर्गेनाइजिंग की बेसिक डेफिनेशन है। 13वां एमसीक्यू है, देयर आर डैश लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने पहले बात करी, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सॉरी, इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और कौन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट? एक टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है, और एक जो है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का ज़्यादा कंसर्न एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, ये अपना ज़्यादा टाइम
सब ऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करने में गुजारते हैं। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली एज अ ब्रिज काम करते हैं बिटवीन फर्स्ट लाइन एंड टॉप लाइन मैनेजमेंट के साथ के दरमियान में। और टॉप लाइन मैनेजमेंट के ये होता है कि वो आपकी ओवरऑल जो डिसीजन मेकिंग है वो ही करते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नीचे उन्होंने मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट को रखा जाता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। 14 जो आपका एमसीक्यू है वो ये है कि एस्टैब्लिशेस फर्म्स ओवरऑल गोल स्ट्रेटजी एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज फॉर द फर्म। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि कौन से मैनेजर्स होते हैं कि जो आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी, गोल, ऑपरेटिंग पॉलिसीज जो है फर्म के लिए सेट करते हैं। तो अब ओवरऑल की बात कर ली यहाँ पे, ठीक है, और स्ट्रेटजी की बात की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें देखें पहला जो ऑप्शन है वो मिडिल मैनेजर्स। तो मिडिल मैनेजर्स तो वो ब्रिज का काम करते हैं, उनको तो कहीं से डायरेक्शन मिलती है तो उस बेस पे वो काम करते हैं और आगे वो फिर आगे फर्स्ट लाइन की तरफ पास करते हैं। तो ये तो नहीं हो सकते फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, तो ये सबसे जूनियर लेवल पे हो जाते हैं। टॉप मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स, सी ऑप्शन टॉप मैनेजर्स, ये इसका जो है वो राइट ऑप्शन है। लेकिन हम लोग ऑप्शन बी को भी देखेंगे। शेयर होल्डर्स जो हैं वो समथिंग एल्स, वो लोग होते हैं कि जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट देते हैं और उसकी बेस पे उनको आप शेयर इशू करते हैं, तो उनका आपकी डिसीजन मेकिंग के साथ नहीं ताल्लुक होता। तो ये यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन है एमसीक्यू 14 का वो ये है कि बेस्ट एस्टैब्लिशेस फर्म्स ओवरऑल गोल स्ट्रेटजी एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज फॉर द फर्म। तो टॉप मैनेजर्स होते हैं जो आपकी ओवरऑल गोल सेटिंग स्ट्रेटजीज डिसाइन करते हैं, ऑपरेटिंग एसओपीज बनाते हैं और उस बेस पे आपको वो आगे पास करते हैं मिडिल मैनेजर्स के साथ, और मिडिल मैनेजर्स उनकी उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं एक्चुअल सोर्स में। 15 एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। ऑपरेशन मैनेजर इज द टाइटल एसोसिएटेड विद डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। पीछे भी ये चीज़ डिस्कस हुई है कि ऑपरेशन मैनेजर जो बेसिकली जो है इस टाइटल जो है ये कंसर्न होता है किसके साथ, ये मिडिल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के साथ। और इसमें आपका ऑपरेशन मैनेजर आ सकता है, यहाँ पे आपका मार्केटिंग मैनेजर भी हो सकता है, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर भी हो सकता है, यहाँ पे आपके और डिफरेंट जो होते हैं सप्लाई चेन मैनेजर वगैरह वो भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि ये मिडल ये रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ए डिपार्टमेंटल ये भी सही नहीं है, टॉप भी नहीं है, और फर्स्ट लाइन मैनेजर भी इसका ऑप्शन सही नहीं है। 16 एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। डैश स्पेंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इन सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट्स। ऑप्शन ए है शिफ्ट इंचार्ज, ऑप्शन बी है फर्स्ट लाइन मैनेजर, ऑप्शन सी है डिपार्टमेंट हेड, और ऑप्शन डी है सीईओ। तो अब कौन इनमें जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम गुजारता है सुपरवाइज़र को सब ऑर्डिनेट करने में। तो हम ये देखते हैं कि सीईओ तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, उनका तो नीचे लेवल के साथ कोई ताल्लुक होता ही नहीं है। तो ऑप्शन डी तो सही नहीं है। ऑप्शन सी पे आते हैं। तो डिपार्टमेंट हेड जो है ये भी मिडिल लेवल की मैनेजमेंट होती है, इनका भी नीचे उनके साथ बहुत कम ताल्लुक होता है। फर्स्ट लाइन मैनेजर बी ऑप्शन, और ए ऑप्शन जो है शिफ्ट इंचार्ज। अब शिफ्ट इंचार्ज जो है वो तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ का हेड होता है, वो सुपरवाइज तो नहीं करता सब ऑर्डिनेट्स को, सुपरवाइजर्स को या सब ऑर्डिनेट्स को तो सुपरवाइज नहीं करता। तो डेट स्पेंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टाइम इन सुपरवाइजिंग सब ऑर्डिनेट्स। हमारा तो इंस्टीट्यूट ये था, हमारा तो क्वेश्चन ये था। तो अब शिफ्ट इंचार्ज का जो ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, वो एक शिफ्ट में होते हैं, दूसरी शिफ्ट में वो नहीं होता, ठीक है, और उसका मतलब जो है वो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज़ के साथ होता है। लेकिन फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है, जो आपकी जूनियर लेवल की मैनेजमेंट होती है, उसका जो ज़्यादातर टाइम है वो सुपरवाइज करने में सब ऑर्डिनेट्स को उसमें गुजर जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि ऑप्शन बी, कि ऑप्शन बी जो है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर वो अपना ज़्यादातर वक्त गुजारते हैं सुपरवाइज करने में सब ऑर्डिनेट्स को। शिफ्ट इंचार्ज जो है वो बेसिकली इसका कंसर्न जो है एम्प्लॉयज़ के साथ होता है। लेकिन अगर जब आप बात करेंगे कि सुपरवाइज़र को और डिफरेंट शिफ्ट इंचार्ज को सुपरवाइज करने की बात करेंगे तो वो फर्स्ट लाइन मैनेजर है। 17 डैश रोल ऑफ मैनेजर इज एसोसिएटेड विद हायरिंग, ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज टुवर्ड्स कॉमन गोल्स ऑफ द फर्म। कि इन नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में वो कौन सा रोल है मैनेजर का जिसका ताल्लुक हायरिंग के साथ है, ट्रेनिंग के साथ है, और मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को, यानी इंकरेज करना एम्प्लॉयज़ को कि वो कॉमन गोल्स ऑफ द फर्म या म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकें। तो यहाँ पे कौन सा जो रोल है मैनेजर का वो ताल्लुक करता है। तो अब ये देखते हैं कि जो ए ऑप्शन है फिगर हेड का जो ताल्लुक है वो टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट के साथ होता है।
कि जैसे आप होता है ना कि फिगर हेड की, यानी कि वो आपकी कारपोरेट मतलब वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम शख्सियत होते हैं, जिनको आप मतलब जो है ना रिबन कटिंग सेरेमनी में आप बुलाते हैं। आप उनको बताते हैं किसी जगह पर कोई ओपनिंग होनी है या किसी जगह पर कोई एड्रेस करना है, तो आप उनको बताते हैं कि फ़लाँ प्रेसिडेंट हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के, या फ़लाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं, या फ़लाँ CEO हैं। तो ये फिगर हेड का जो रोल है, ये तो हायरिंग, ट्रेनिंग और मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं होता। तो ए ऑप्शन तो नहीं होता। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इस मतलब इसका ज़्यादा कंसर्न है वो एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल मैनेजमेंट के साथ होता है। ये एम्प्लॉय हायरिंग, ट्रेनिंग और मोटिवेशन जब अगर एम्प्लॉय हायरिंग और ट्रेनिंग में किसी हद तक इनका वो काम होगा, रोल होता भी है, तो मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव का काम नहीं होता। मॉनिटरिंग का काम, अब डी ऑप्शन जो है वो मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग जो है वो कोई और चीज़ है कि मॉनिटर करना है, एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना है, देखना है कि रूल्स के मुताबिक चल रही है या नहीं चल रही है, तो वो और चीज़ है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है इसका सी, यानी कि लीडरशिप रोल होता है मैनेजर का, जो कि एसोसिएट होता है कि जिसमें आप एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, आप उनको ट्रेनिंग देते हैं, आप उनको मोटिवेट करते हैं, और ताकि वो म्यूचुअल इंटरेस्ट ऑफ द फर्म के लिए काम कर सके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है, लीडरशिप। 18 MCQs है, which of the following is associated with the informational role of manager? ए है लाइजन, बी है पब्लिक रिलेशन, सी है डिसिमिनेटर, और डी है स्पोक्स पर्सन। तो इसमें वो एमसीक्यूज में वो बेसिकली ये कह रहा है हमारे पास कि इनमें नीचे दिए गए वो कौन सा ऑप्शन है कि जो कि मैनेजर का ये किरदार बताता है कि वो एज अ इंफॉर्मेशनल काम करता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइजन जो बेसिकली ये रोल है वो इंटरपर्सनल स्किल में आ जाता है कि लाइजन रोल ये है कि अगर मतलब दो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन दो प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज़ को आपस में अलाइन करना, उन दो प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज़ को आपस में मैनेज करना, तो उसको क्या कहा जाता है, वो लाइजन कहा जाता है। तो ये एक मैनेजर का इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन ये इंफॉर्मेशनल रोल नहीं है। तो ए तो राइट ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कि पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन का ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर वो किसके साथ होता है, ये एक इंफॉर्मेशनल रोल तो है, लेकिन इसका जो ताल्लुक है वो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है ज़्यादा, कि आपका मीडिया के साथ आपका ताल्लुक, आपका जनरल पब्लिक के साथ ताल्लुक जो है वो पब्लिक रिलेशन का काम होता है, कि आपका बाहर मीडिया में, आपका बाहर पब्लिक में एक अच्छा इमेज बनाना, एक पॉजिटिव इमेज बनाना, ये चीज़ें जो हैं वो लिंक करती हैं किसके साथ, पब्लिक रिलेशन के साथ। तो ये मैनेजर का रोल होता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशनल रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। तो लाइजन भी नहीं है, ए ऑप्शन भी नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन है डिसिमिनेटर। डिसिमिनेटर जो है उसका बेसिकली ये काम होता है कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन मेमोज भेजना, विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन लेटर्स भेजना, कम्युनिकेशन चैनल को एक बहाल रखना, एक कम्युनिकेशन चैनल को रन करना विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रोल है ये मतलब जो काम करता है वो डिसिमिनेटर में आता है, मैनेजर का जो काम होता है। स्पोक्स पर्सन, स्पोक्स पर्सन जो है ये भी एक इंफॉर्मेशनल रोल है, ठीक है। और इसमें यही है कि मतलब वो डिफरेंट स्पीचेस करता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन में कि हम किस तरह आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी एक मैनेजर का रोल होता है। तो बेसिकली अब इसमें जो लाइजन है, लाइजन का जो है ये रोल, ये इंटरपर्सनल रोल है मैनेजर का। और इसमें ये है कि ग्रुपिंग करना एक्टिविटीज़ की, और पब्लिक रिलेशन ये जो है आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन करने, इमेज बिल्ड करना है। और डेसिमिनेटर और स्पोक्स पर्सन जो है ये दोनों इंफॉर्मेशनल रोल है मैनेजर के। लेकिन स्पोक्स पर्सन जो है ये रिलेट करता है किसके साथ, कि अपना स्पोक्स पर्सन जो है ये रिलेट करता है कि स्पीचेस वगैरह वाला रोल, कि एड्रेस करना कि भाई हम अपने प्लान को कैसे हम लोग जो है ना मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, और हम बेहतर इफेक्टिव तरीके से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डिसिमिनेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ द मैनेजर। तो इसमें जो डिसिमिनेटर है ये इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ द मैनेजर होता है। स्पोक्स पर्सन भी जो है इंफॉर्मेशनल रोल ही होता है, लेकिन ये जो है ज़्यादा कंसर्न करता है कि उसका एड्रेस करना स्पीच विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि कम्युनिकेशन का जो रोल होता है तो वो डिसिमिनेटर के अंदर आता है, डिसिमिनेटर हेडिंग के अंदर आता है।
19th हमारा एमसीक्यू है, हु इंट्रोड्यूस 10 बेसिक मैनेजरियल रूल्स। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए है कि 10 बेसिक मैनेजरियल रूल्स जो है वो किसने इंट्रोड्यूस कराए थे, ये हमारा एमसीक्यू है। तो इसमें जो ऑप्शन ए हमारा वो एफ डब्ल्यू टेलर, बी है आइटन मायो, सी है हेनरी फ्यूल और डी है हेनरी मिट्सबर्ग। तो एफ डब्ल्यू टेलर जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हवाले से एक बड़ा नाम है और टॉप वार्ड इंट्रोड्यूस कराना और उसके ज़रिए से एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को मेजर करना, उसमें एफ डब्ल्यू टेलर का बड़ा नाम है। एल्टन मायो, इसका भी ताल्लुक जो है वो बिल्कुल इसी तरह है कि अपना इसके साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ और क्लासिकल मैनेजमेंट के साथ इनका लिंक है। और हेनरी फ्योल, इनका ताल्लुक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के साथ, इन्होंने इसमें बड़ा काम किया है। और हेनरी मिट्सबर्ग, ठीक है, ये वो साहब हैं, हेनरी मिट्सबर्ग, यानी ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ये वो साहब हैं जिन्होंने 10 बेसिक मैनेजरियल गोल्स जो है इंट्रोड्यूस कराए थे। लेकिन अगर आज ये कहा यहाँ पे एमसीक्यू इस तरह से हु इंट्रोड्यूस हु इज़ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो वो यहाँ पे आ जाता एफ डब्ल्यू टेलर। और अगर ये एमसीक्यू इस तरह से होता है कि हु इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ स्टॉप वॉच इन डिटरमाइनिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज वाइल एट वर्क, तो उसमें भी आपका एफ डब्ल्यू टेलर का आ जाता है। या मतलब ये क्या, हु इज़ द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, हम लोग हेनरी फ्यूल का नाम देते हैं, यानी ऑप्शन सी होता है। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हु इंट्रोड्यूस 10 बेसिक मैनेजरियल रूल्स के, ये जो अभी मैं हमने पीछे बात की कि एक होता है मैनेजर का इंटरपर्सनल रूल, एक होता है मैनेजर का इंफॉर्मेशनल रोल, एक होता है मैनेजर का डिसीजनल रोल। तो ये सारे जो रोल्स हैं और उनमें फिर आगे मजीद हमने सब हेडिंग्स की हमने बात की कि जैसे इंफॉर्मेशनल रोल में हमने कहा कि डिसिमिनेटर का एक रोल होता है, स्पोक्स पर्सन का रोल होता है। तो ये जो डिफरेंट रोल्स हैं ये टोटल 10 बनते हैं। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? हेनरी मिट्सबर्ग को। 20वां हमारा एमसीक्यू है, स्किल्स नेसेसरी टू accomplish specific kind of task relevant to organization call, यानी वो स्किल्स कि जो किसी ख़ास काम को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको डिसीजन स्किल्स कहा जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स कहा जाता है, टेक्निकल स्किल्स कहा जाता है, कंसेप्चुअल स्किल्स कहा जाता है। डिसीजन स्किल्स रिलेटेड टू के डिसीजन मेकिंग, तो ये तो अगर आप आम एम्प्लॉयज़ के हवाले से देखें तो वहाँ पे तो इन स्किल्स का कोई काम नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन तो ठीक नहीं है। इंटरपर्सनल स्किल्स जो है वो बेसिकली जो है वो रिलेट करती हैं कम्युनिकेशन के साथ, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ के साथ। और टेक्निकल स्किल्स के टेक्निकलिटी ऑफ द वर्क, ठीक है। और आपका कंसेप्चुअल स्किल्स जो जैसे मैंने बात की थी कि थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट, तो थियोरेटिकल नॉलेज किसी चीज़ के बारे में होना है, ना कि प्रैक्टिकल नॉलेज। तो इसलिए प्रैक्टिकल नॉलेज अगर हम लोग कंसेप्चुअल स्किल्स की बात नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क करने के लिए तो प्रैक्टिकलिटी की जरूरत होती है। तो ये तो ऑलरेडी गलत हो जाता है। ए भी गलत हो जाता है क्योंकि डिसीजनल रोल है। तो सी भी, डी भी जो राइट ऑप्शन नहीं है। तो इंटरपर्सनल के लिए तो कम्युनिकेशन है और ये मोटिवेशन है एम्प्लॉयज़ की, क्योंकि ये ज़्यादातर मैनेजर के साथ जो है वो ज़्यादा एसोसिएट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि टेक्निकल स्किल्स। कि वो कौन सी स्किल्स होती हैं जो कि स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क रेलेवेंट टू ऑर्गेनाइजेशन करने में कंप्लीट होती हैं। तो वो कौन सी स्किल्स हैं? टेक्निकल स्किल्स उनको कहा जाता है। 21वां हमारा जो एमसीक्यू है दोस्तों वो ये है कि डिटरमाइनिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन इन मैनेजमेंट प्रोसेस का। अब मैनेजमेंट प्रोसेस में आपने कहा था कि 4 उसके जो मेन हेड होती हैं, एक होता है कि प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, एक होता है ऑर्गेनाइजिंग, एक होता है लीडिंग और एक होता है कंट्रोलिंग। तो अब उसमें जो पहला होता है कि अब उसमें डिटरमाइनिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है, कि अब इसमें डिटरमाइनिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन से मुराद ये है कि आपके पास एक डायरेक्शन हो, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो और उस ऑप्शन में से आप ये सेट करो कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है कि जो हमें हमें इस स्पेसिफिक डायरेक्शन में आगे लेके जाएगा। इसको कहते हैं डिटरमाइनिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि लीडिंग और ऑर्गेनाइजिंग इनका जो ताल्लुक है वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के साथ, एम्प्लॉय मोटिवेशन के साथ और ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ के साथ है। गोल्स एंड टारगेट सेटिंग जो है ये तो अलग चीज़ है। और मैनेजमेंट जो है ये तो ओवरऑल प्रोसेस है। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका जो राइट ऑप्शन है वो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग है। कि प्लानिंग में आप सबसे पहले गोल सेटिंग करते हो, डिसीजन मेकिंग में आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं, आप उनमें ये बेस्ट
अल्टरनेटिव है उसके बारे में डिसाइड करते हो, तो इस सारे प्रोसेस कहते हैं डिटरमाइनिंग प्रोसेस ऑफ एक्शन। जैसे हमने पीछे बात की कि मैनेजिंग पीपल जो है, अगर 2 वर्ड में अगर बात की जाए, लीडिंग जो है वो क्या चीज़ होती है या लीडिंग प्रोसेस क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं मैनेजिंग पीपल। इस तरह डिटरमाइनिंग प्रोसेस ऑफ एक्शन, अगर प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को दूसरा नाम दिया जाए तो डिटरमाइनिंग प्रोसेस ऑफ एक्शन इन मैनेजमेंट प्रोसेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। 22वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन मैनेजमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर डिसिप्लिन एज अ डिसिप्लिन बात करें यानी एज अ फील्ड बात करें, तो मैनेजमेंट जो है वो क्या है या किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है। वो कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन एज अ फील्ड बात करें, जैसे साइंस की एक फील्ड है जियोलॉजी, साइंस की एक फील्ड है कॉमर्स, साइंस की एक फील्ड है मैनेजमेंट साइंसेस। तो अगर फील्ड की बात करें तो मैनेजमेंट जो है किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है या मैनेजमेंट क्या चीज़ है। एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस, नहीं ये तो राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। आर्ट एंड साइंस, आर्ट और साइंस है, तो ये किसी हद तक जो है वो हमें ऑप्शन सही नज़र आता है। प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, नहीं ये तो उसका एक फंक्शन है। ऑल ऑफ द वर्क, ये भी ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, इसको राइट ऑप्शन है आर्ट एंड साइंस। तो एज अ डिसिप्लिन मैनेजमेंट जो है वो क्या है बेसिकली आर्ट भी है और साइंस भी है। अगर आपसे कोई कहे कि मैनेजमेंट एक साइंस है, सिर्फ साइंस है, तो ये गलत होगा। मैनेजमेंट एक आर्ट है और एक साइंस है। क्यों? इसके लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत पड़ती है, और उसके साथ साथ आपको आपको इसके लिए एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों नॉलेज की आपको ज़रूरत पड़ती है। यानी एक आपके पास थ्योरी हो, एक आपके पास उसकी एजुकेशन हो, ये ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपके पास उसका एक्सपीरियंस भी हो, तो तब जाके वो मैनेजमेंट होती है। अगर आप तो कहेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का नाम है, तो ये गलत होगा। मैनेजमेंट के साथ साथ आपको उसकी तालीम हो और उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हो, तो वो मतलब जो है इसका बेस्ट जो है ना इसकी रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी, इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस। 23वां एमसीक्यू हमारे पास, द एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्टार्टेड after industrial revolution by the identification of division of labor in manufacturing, which was proposed by A. F. W. Taylor, B. Alton Mayo, C. Adam Smith और D. Henry Field। वो ये कह रहा है कि एवेल्यूएशन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो बुनियाद है वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद हुई, और इसमें किस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन हुई, डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी कि आपकी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो एक सनती इनकलाब आया था यूरोप में, उसके बाद जब आप वहाँ पे इस बात पे आया कि डिवीजन ऑफ लेबर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में कि लेबर को डिवाइड किया जाए और उनकी स्किल्स की बेसिस पे और उनसे काम दिया जाए, तो जब इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो फिर वहाँ पे ऑपरेशन मैनेजमेंट की बुनियाद पड़ी कि आपने अपनी ऑपरेशन को मैनेज करना। तो ये आइडिया जो है ये किसने इंट्रोड्यूस कराया था कि यूरोपीय सनती इनकलाब में जब स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट ऑपरेशंस में डिवीजन ऑफ लेबर का इंट्रोड्यूस कराया गया, तो इस आइडिया को किसने पेश किया था? एफ डब्ल्यू टेलर ने। मैंने ये कहा था कि एफ डब्ल्यू टेलर ने, पीछे भी बात हुई थी कि एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ पे बात की थी कि वो किस तरह से बेहतर तरीके से प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर के वाले से उसने कोई बात नहीं की थी। ऑपरेशन मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की बात की थी, लेकिन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर की बात की थी। एल्टन मेयो भी प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर कैसे इम्प्रूव की जा सकती है, उनसे बेहतर तरीके से कैसे काम लिया जा सकता है, इसी हवाले से की कोशिशें थी। सी जो है वो ऑप्शन ये है कि एडम स्मिथ, और डी है हमारे पास हेनरी फील्ड। हेनरी फील्ड का मैंने पीछे भी बताया था कि इसका जो काम था वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के हवाले से था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है कि एडम स्मिथ ने मैंने ऑपरेशंस में डिवीजन ऑफ लेबर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था मैन्युफैक्चरिंग में, और उसके बाद ऑपरेशंस मैनेजमेंट जो है एक नई फील्ड जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी। 24 MCQ, the computerization of operations began when the first computer was installed in Dash कि जब ऑपरेशंस को, पहले ये था कि उनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, डेटा कलेक्शन थी या आउटपुट
जनरेशन थी या इनपुट आउटपुट जो भी रिकॉर्डिंग थी वो क्या थी, मैनुअल होती थी। तो उसके बाद मतलब कहता है कि वो कंप्यूटराइजेशन यानी कि जो सनत इनकलाब के बाद जो एक नया रेजोल्यूशन आया ऑपरेशन मैनेजमेंट के हवाले से, तो उसमें जितनी भी एक्टिविटी थी उनको कंप्यूटर पे रिकॉर्ड किया जाने लगा। तो ये फर्स्ट कहाँ पे मतलब इसमें उसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी, तो जनरल इलेक्ट्रिक। और जनरल इलेक्ट्रिक जो है वो अमेरिका की जो है वो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की कंपनी है। तो वहाँ से इसका काम जो है स्टार्ट हुआ। दोस्तों हमारी आज के इस लेसन का आखिरी एमसीक्यू 25वां एमसीक्यू, इन द एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटजी आफ्टर द प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज टू बी प्लान। कि जब आप ऑपरेशंस के हवाले से स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करना शुरू करते हैं या जब आप ऑपरेशंस के हवाले से स्ट्रेटजीज आप डिज़ाइन करते हैं, तो उनमें बेसिकली 6 कंपोनेंट्स हैं। तो जब आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट की बात करते हैं और उसमें आप ऑपरेशंस को मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए आप ऑपरेशन स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करते हैं, तो वो बेस करती हैं 6 कंपोनेंट्स पे। उसमें जो पहले 2 कंपोनेंट्स होते हैं वो उसमें आ जाता है आपका प्रोडक्शन डिज़ाइन और प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट। और बाकी के जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है, या बाकी उसके बाद मतलब प्रोडक्शन डिज़ाइन और प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट के बाद कौन सा आता है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है टेक्नोलॉजिकल सिलेक्शन। कि जब आप पहले मतलब ऑपरेशन स्ट्रेटजी जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले आप बात करते हैं प्रोडक्शन डिज़ाइन की, उसके बाद प्रोडक्ट सर्विस डेवलपमेंट की, और उसके बाद आप टेक्नोलॉजी सिलेक्शन कौन सी टेक्नोलॉजी पे चलना है, और उसके बाद आप बात करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, और उसके बाद आप बात करते हैं फैसिलिटी प्लानिंग की। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वो अलग चीज़ है, वो इसमें नहीं आएगी। तो ये 25वां इंट्रोड्यूस है कि इन द एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन स्ट्रेटजी, जब आप ऑपरेशन से रिलेटेड स्ट्रेटजीज हिकमत अमली जब आप तय करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप प्रोडक्शन डिज़ाइन की बात करते हैं कि प्रोडक्शन आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, प्रोडक्ट और सर्विस कौन सी आप डेवलप करेंगे, और उसके बाद आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी क्या होगी आपकी, उसके बाद आप रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करेंगे, और उसके बाद 5वां स्टेप होता है फैसिलिटी प्लानिंग कि आप अपनी प्लान की प्लानिंग वगैरह कैसे करेंगे, लोकेशन कहाँ पे होगी, और रिसोर्सेज कैसे सप्लाई होंगी वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ये थे मेरे 25 इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट रिलेटेड एमसीक्यू, जिसको मैंने जिस हद तक हो सकता था ब्रीफली एक्सप्लेन किया। uh, मेरे चैनल से रिलेटेड मज़ीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिलेटेड टू मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर सकें और अपनी स्टडीज़ को आप मज़ीद इफेक्टिव बना सकें, अपनी टेस्ट प्रिपरेशन को मज़ीद इफेक्टिव बना सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।